एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है कि जब एक जंग के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और उसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और उसके बाद जेरूसलम की फतेह, और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतेह कर लिए। जमूक और कादसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर में उनके कैपिटल मदाइन को फतेह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को फतेह किया। नाव यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप अबू उबैद और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुआ और दूसरा ग्रुप आम बिन आस की लीडरशिप में फलस्तीन के इलाके गज्जा को फतेह करने के लिए गया। वही गज्जा जहां पर आज खालिद बिन वलीद और अब्बू उबैद फुल स्पीड आगे बढ़ रहे थे। और बहुत सारी छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने यह सारा इलाका भी फतेह कर लिया। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ आयरन ब्रिज, क्योंकि यह जंग बिल्कुल यारमुक और कुदसिया की तरह एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। क्योंकि रोमन एम्पायर हजारों की फौज लेकर इस ब्रिज के पास खड़ी थी और दरिया के दूसरे तरफ अब्बू उबैदा सिर्फ 15,000 की फौज के साथ खड़े थे। और अब एक बार फिर मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर यह इतनी एक बड़ी जंग, तो हमने आज तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है? क्योंकि यह जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आए, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन फौज ने थोड़ा गौर से देखा तो एक दूसरी फौज फुल स्पीड इनकी तरफ बढ़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था। लेकिन अचानक जंग से पहले ही खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर इस रोमन फौज को क्रश कर दिया और रोमन्स एक बार फिर यह जंग छोड़कर भाग गए। और इस तरह यह इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यह जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतेह कर लिया। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन और लेबन तक फैल चुका था, जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अब्बू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। बट अगर खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने क्लोज पहुंच चुके थे, तो फिर उन्होंने इसे फतेह क्यों नहीं किया? बल्कि यह सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतेह की थी। क्योंकि जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर ने खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था। लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान ये समझते थे कि आज ये खिलाफत राजदा जहां भी है, सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। और हजरत उमर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह सबको यह दिखाना चाहते थे कि यह खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला यह भी था कि इससे कुछ ही अरसा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ अशर पढ़े, तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दिए। लेकिन अब मसला यह था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए,
वहां बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम यहाँ मदीना में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल्स वहाँ ये सब कर रहे हैं। और हजरत उमर को इस बात का भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने उस शायर को यह पैसे मुसलमानों के माले गनीमत से न दिए हों। तो फौरन हजरत उमर ने मदीना से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैद की तरफ भेजा। ये बहुत ही एक खतरनाक लेटर था जिसमें हजरत उमर ने 3 ऑर्डर्स दिए थे। नंबर 1, जनरल खालिद बिन वलीद को एमेसा के सारे मुसलमानों के सामने पेश किया जाए और फिर सबके सामने उनसे यह पूछा जाए कि उन्होंने उस शायर को यह 10,000 रुपए अपनी जेब से दिए या मुसलमानों के बैतुल माल से। अगर अपनी जेब से दिए हैं तो यह बिल्कुल फजूल खर्ची है, और अगर बैतुल माल से दिए हैं तो यह इस एम्पायर के साथ खयानत है। दोनों शर्तों में खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करना जायज है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद इस ऊपर वाले क्वेश्चन का जो भी जवाब दे उसे मुसलमानों की फौज से डिसमिस कर दिया जाए। नंबर 3, और डिसमिस करने के बाद उसे फौरन मुसलमान के कैपिटल मदीना में मेरे पास भेजा जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि खालिद बिन वलीद की पर्सनालिटी से तो रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाह भी कमते थे। तो इसीलिए हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल को कन्फ्रे अब खलीफा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आर्मी चीफ अबू उबैदा ने होम सिटी के सारे लोगों को जमा किया और खालिद बिन वलीद को भी यहीं आने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद ने यहाँ पहुंचकर यह महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे करके बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरे महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे कि अब अबू उबैदा कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी अबू उबैदा बिल्कुल खामोश रहे कि अबू उबैदा बहुत ही एक सॉफ्ट इंसान है और उन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी थीं और दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब थे। तो आखिर खड़े हुए और वहां सबके सामने खालिद बिन वलीद से पूछा कि ए खालिद, हमारे खलीफा उमर बिन खत्ताब ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो 10,000 रुपए उस शायर को दिए थे वह तुमने अपने पैसों से दिए थे या मुसलमानों के बैतुल माल से। ये सुनकर खालिद बिन वलीद और वहां पर सभी बिल्कुल हैरान हो गए कि खालिद ये पैसे अपने जेब से दिए थे या बैतुल माल से। इस पर खालिद बिन वलीद ने आखिर कहा कि ये मैंने अपने पैसों से दिए थे। अब खालिद बिन वलीद इस वाक़े के बाद वापस अपने सोल्जर्स की तरफ चले गए। यहाँ पे एक बात नोट करना लाजमी है कि उस जमाने की दुनिया में स्लेव्स और स्पेशली ब्लैक स्लेव्स को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब जब एमेसा में एक फॉर्मर ब्लैक स्लेव, उस वक्त के सबसे ताकतवर जनरल को कन्फ्रे लोग ये सब देखकर बहुत ही हैरान थे। लेकिन इस सब से ये क्लियरली पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा बिन वलीद तो वापस अपने सोल्जर्स के पास चले गए थे, लेकिन अबू उबैद इब्न जर्राह उन्हें यह बात बता ही नहीं सके कि इस लेटर में 2 और पॉइंट्स भी हैं कि खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से डिसमिस करके मदीना की तरफ भेजा जाए और वहां मदीना में हजरत उमर खालिद बिन वलीद का इंतजार करते रहे। लेकिन आखिर काफी दिनों बाद उन्हें समझ आ गई कि जरूर अबू उबैद ने उन्हें बताया ही नहीं होगा। तो हजरत उमर ने एक दूसरा खत खालिद बिन वलीद की तरफ डायरेक्ट भेजा कि तुम्हें फौज से डिसमिस कर दिया गया है और फौरन सारे काम छोड़कर मदीना में आकर मुझसे मिलो। खालिद बिन वलीद हजरत उमर का लेटर पढ़ने के बाद दोबारा अबू उबैद इब्न जर्राह के पास गए और उनसे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हजरत उमर ने मुझे फौज से निकाल दिया है। तो अबू उबैदा ने उन्हें कहा कि आज ये जो भी हो रहा है इसमें मैं बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हूं, ये सब खलीफा के ऑर्डर्स हैं। तो आखिर फाइनली खालिद बिन वलीद शाम में अपनी फौज को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन मदीना जाने से पहले खालिद बिन वलीद शाम की उन सिटीज की तरफ गए जिन्हें उन्होंने खुद फतेह किया था और खालिद बिन वलीद को देखकर उन सिटीज के लोग उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले और वहां के लोगों के सामने आखिरी स्पीच करके उन्हें अलविदा कहा और फिर फाइनली मदीना पहुंचे। जैसे ही खालिद बिन वलीद मदीना पहुंचे और हजरत उमर के घर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ही उनकी मुलाकात खलीफा उमर से हुई।
एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह उमर बिन खत्ताब खड़े थे और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद। तो पहले हजरत उमर ने फरमाया कि खालिद, तुमने जो किया है वह दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सका, लेकिन याद रखो जो भी होता है वह सिर्फ अल्लाह ही करता है। ये इन दो ग्रेट पर्सनैलिटीज के दरमियान एक बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन थी, जिसमें खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर से कहा कि आपने मेरे साथ जो ये किया है अच्छा नहीं किया। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं कि तुमने एक शायर को 10,000 दरहम दिए। तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें कहा कि ये तो मैंने अपने पैसों से दिए। तो खलीफा उमर ने हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद फॉर्मर आर्मी चीफ के पास जितना भी माल है उस सब का हिसाब लगाया जाए, जिस तरह आज भी यूएस कांग्रेस अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों को सामने बिठाकर उनसे हिसाब लेती है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या जनरल। इसी मेरिट के सिस्टम की वजह से आज यूएस एक सुपर पावर है और यही मेरिट का सिस्टम आज से 1400 साल पहले खिलाफत राज़दा में भी था। हजरत उमर के ऑर्डर्स पर बड़े सहाबा के एक ग्रुप ने खालिद बिन वलीद के माल का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इस सब के बाद हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दिया और साथ ही अपने सारे गवर्नर्स फली ये लेटर्स पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इस बात पर फौज से हटाया है, क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ये बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीतते हैं, और मैं ये दिखाना चाहता था कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती है। खालिद बिन वलीद इस सब के बाद वापस शाम की तरफ गए। खालिद बिन वलीद जनरल नहीं बल्कि एक आम सहाबी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस का ख्याल है कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ पर्सनल दुश्मनी की वजह से हटाया था। कि वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।